नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आपने कल का जो हमारा सिटीजनशिप के ऊपर जो पहली पार्ट वाली वीडियो थी उसको पूरा देखा होगा। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया कि सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या डिबेट्स होती हैं और कौन कौन एक कंट्री में इलीगल इमिग्रेशन कौन होता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, ओसीसी क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, सब काफ़ी डिटेल में समझाई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को काफ़ी डिटेल में देखा। उसके आगे हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कई सारे प्रोविजंस को बहुत डिटेल में समझा और कैसे किसी की सिटीजनशिप जा सकती है या छीनी जा सकती है या वो खुद रिनाउंशिएट कर सकता है। ये सब चीज़ें भी हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। तो मैंने वहीं पर आपको कहा था कि इस वीडियो की सेकंड पार्ट भी होगी जहां पर हम सिटीजनशिप से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपका हमारा जो टॉपिक था वो सिटीजनशिप एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज़ था, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन सब के ऊपर में एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। रिलेटेड इश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो एक आपने रिसेंट में बहुत नाम सुना होगा असम अकॉर्ड का। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसको हम सेक्शन 6A कहते हैं और सेक्शन 6A चैलेंज हुआ कोर्ट में। कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना डिसीजन दिया अभी रिसेंटली, इसलिए वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ सालों पहले 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके ऊपर काफ़ी बवाल हुआ पूरे देश में। कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन हुए, एनआरसी को लेकर के कई जगह बवाल हुए, बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में काफ़ी बवाल हुआ, असम में उसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, भारत के और भी हिस्सों में काफ़ी बवाल हुआ उस चीज़ को लेकर के। तो उसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे और ये चीज़ समझेंगे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जब मैं आपको पिछली वीडियो में कह रहा था कि ये कोई पहली बार नहीं आया, ये पहले भी कई बार आ चुका है। ये नेहरू जी के टाइम पर, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर एनआरसी आया और उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कई बार आ चुका है देश में। तो ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये देश में आ रहा है और इसके लिए बहुत बवाल हो रहा है। बवाल पहले भी होते थे और पहले भी ये एक्ट्स आ चुके हैं और क्यों आते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखोगे तो एक तो आपको ये समझ में आएगा कि इलीगल इमिग्रेशन एट द फर्स्ट प्लेस हुआ क्यों और कहाँ से कितना हुआ, एग्जैक्ट उसका डेटा वगैरह जो हमारे पास अभी मौजूद है डेटा, वो क्या कहता है। और उसके साथ साथ आपको आगे चल करके इश्यूज कहाँ से आना शुरू हुए वो चीज़ समझ में आएगी और तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में असम का प्रॉब्लम क्या है और असम अकॉर्ड क्या है, सेक्शन 6A क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्स यानी कि फॉरेनर एक्ट 1946 और ये सब की डिस्कशन कंप्लीटली हम अगले 1-1.5 घंटे, जो भी जितनी भी बड़ी ये वीडियो होने वाली है उसमें हम करने वाले हैं। बस आपको एक चीज़ करनी है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा पेशेंस रखना, लेकिन अगर आप पेशेंस रख लेते हो तो सिटीजनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ आप कभी भी, कितना भी जटिल सवाल आ जाए किसी भी एग्जाम में, आपसे एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप उसको टच नहीं कर पाओगे। एक एक सवाल आप सही कर सकते हो अगर आपने इस पूरी वीडियो को, यानी कि पहली पार्ट और इसका दूसरा पार्ट, ये दोनों अगर आप देख लेते हो तो चलिए अपना डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कल वाली डिस्कशन में हमने बताया था कि टर्मिनेशन कैसे हो सकता है सिटीजनशिप का और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करनी है वो 1947 की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो 1947 में प्रॉब्लम क्या हुई थी। देखो 1947 में पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पार्टीशन जो है वो किस ग्राउंड पर हुआ था। पार्टीशन जो है हमारा वो इस ग्राउंड पर हुआ था कि रिलीजन कौन सा कहाँ पर बाहुल्य है, मतलब कौन से लोग, कौन से रिलीजन के लोग कहाँ पर रहते हैं, उस बेसिस पर आपको पता है कि पार्टीशन हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन का जो दौर है वो स्टार्ट हुआ, लोग को प्रोसिक्यूट किया गया, जो माइनॉरिटीज़ थी लाइक हिंदू, सिख, सिंधीस, जो कि पाकिस्तान, जो आज के डेट का जो वेस्ट पाकिस्तान उस समय था, जो आज की डेट का पाकिस्तान है, वहाँ से लोग जो है वो भारत आना शुरू हुए। उसके बाद आपको आज की डेट का जो बांग्लादेश है उस समय पर ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ से बड़ी मात्रा में लोग भारत में आए। ये सारी चीज़ें हमें देखने की मिली 1947 के बाद। अफगानिस्तान से लोग भारत में आए, श्रीलंका से तमिल्स का इशू हमने देखा कि वहाँ से भी लोग आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों हुई, तो उसका सबसे बड़ा कारण तो एक तो अंग्रेज़ थे, मतलब ब्रिटिशर्स तो सबसे बड़ा कारण थे ही, और भी उसके बहुत सारे कारण रहे। लोगों की डाइवर्सिटी जो थी, रिलीजन का कारण एक बहुत बड़ा रहा, लैंग्वेज बाइफर्केशन का एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से लोग ये सब चीज़ें करते थे। सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले वीडियो टू स्टार्ट विद द वीडियो आई वांट टू स्टार्ट इट विद द डेटा। आपको एक डेटा पता होगा, आपको कुछ पार्टियां, या आप अगर इलेक्शंस फॉलो करते होगे तो आपको कुछ पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक बड़ा ही अजीब सा डेटा कोट करते हुए नजर आते होंगे। मैं उस डेटा को यहाँ पर लिखता हूँ और आप भी उससे रिलेट कर पाओगे। लोग कहते हैं कि, इधर से शुरू करते हैं, लोग कहते हैं कि 1941 में जब सेंसस हुआ था, मतलब भारत में आपको पता ही है कि हर 10 साल पे सेंसस होते थे, तो 1941 का जो सेंसस हुआ था उसका डेटा ये कहता है कि उस समय पर वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान का मतलब ये जो पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, जो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान, पता नहीं कितने दिन और एग्जिस्ट करेगा, बट जो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान, उसको वेस्ट पाकिस्तान उस समय पर कहा जाता था। और जो आज की डेट का बांग्लादेश है, ये वाला, वो बांग्लादेश उस समय पर उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था।
तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पर जो हिंदूज़ की पॉपुलेशन है, कहा जाता था उस टाइम पर, यहाँ पर एच लिख रहा हूँ मैं हिंदूज़ को डिपिक्ट करने के लिए, तो हिंदूज़ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 14% थी। और 1951 में पार्टीशन के बाद का जो सेंसस आया उसमें ये बताया गया कि जो हिंदूज़ की पॉपुलेशन है वो लगभग 1.3% बची हुई है। और तो मतलब बीच की जो इतनी सारी जो जनता थी, लाखों में जो जनता थी, क्या किया गया उनको, तो लोग कोट करते हैं वो पार्टी के जो भी स्पोक्स पर्सन है कि मार दिया गया उनको मार काट मचा दी गई। मार काट मचाई गई, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन सबको मार दिया गया हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? इस चीज़ को मैं सपोर्ट करने के लिए एक और आपको छोटा सा डेटा देता हूँ। उस समय पर यहाँ पर आपको पंजाब दिखाई दे रहा होगा इस मैप में, इस पंजाब का आपको एक डेटा देता हूँ। इसी पंजाब में इसी सेंसस के हिसाब से 1941 में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वो लगभग 33% थी, लगभग 33%। और जब 1951 में इसी एरिया का जो सेंसस हुआ, इसी एरिया के अगर आप वो निकालोगे, डेटा निकालोगे कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है, इसलिए मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ, मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है, तो मुस्लिम की पॉपुलेशन 0.8% बची थी यहाँ पर। तो इसका मतलब, तो अगर इस तथ्य के हिसाब से आप इस तथ्य को देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो पंजाब के जो मुस्लिम्स थे उनको भी मार दिया गया, मारकाट मचा दी गई, सबको मार दिया गया। बट ऐसा तो है नहीं। आपको तो पता है कि हाँ, पाकिस्तान में तो मारकाट मची थी, लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या हुआ भी था, थोड़ा बहुत हुआ था पंजाब के एरिया में, पंजाब राजस्थान के थोड़े बहुत एरिया में, हिमाचल वगैरह में थोड़ा बहुत हुआ था, इतना नहीं हुआ था। तो इसका मतलब साफ है कि इस पीरियड के दौरान, मतलब 41 से 51 के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में इलीगल इमिग्रेशन हुए हैं, या मैं माइग्रेंट्स कह देता हूँ इनको, इलीगल अभी नहीं कहते हैं इनको, इलीगल अभी हम समझेंगे क्या होता है। तो मतलब माइग्रेशन हुए हैं इस केस में। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी मात्रा में माइग्रेशन पाकिस्तान से, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से भारत के अंदर जो माइग्रेशन बड़ी मात्रा में दिखेगा वो 1941 से 51 के बीच में दिखेगा, या इंडिया से पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में भी आपको 1941 से 51 के बीच में दिखेगा। अब इसी टाइम पर हम वेस्ट पाकिस्तान का डेटा लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में मैं वेस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का डेटा क्यों ले रहा हूँ अलग से, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है वो बांग्लादेश का ही इलीगल इमिग्रेशन बना हुआ है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों बना हुआ है। अगर इसका डेटा देखो तो 1941 में बताया गया कि जो हिंदूज़ की पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर में, मैं बांग्लादेश बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदूज़ की पॉपुलेशन थी उस समय पर वो लगभग 22% के करीब थी। और जब यही डेटा 1951 के सेंसस से निकाला गया कि अब बांग्लादेश में कितने हिंदूज़ हैं, यानी कि वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान में कितने हिंदूज़ हैं, तो वो लगभग 18% बचे थे। इसका मतलब कि सिर्फ 4% का यहाँ पर फ़र्क आया है। तो मतलब यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जो कि उस समय पर 51 के बाद, जो 41 से 51 के बीच में जो बांग्लादेश से इंडिया आए हों, सिर्फ 4% थे। और इसके पीछे का कारण है, क्योंकि देखो वहाँ पर क्या था ना कि रिलीजन तो डिफरेंट था लोगों का, लेकिन हिंदूस भी ठीक ठाक मात्रा में, 18% ठीक ठाक नंबर होता है। एक तो ठीक ठाक नंबर में थे, जो जगह पर हिंदूस रहते थे वो पूरे पूरे गाँव ही हिंदूस के थे, पहली चीज़, कहीं पर वो सेक्लूडेड नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये थी कि भाषा सेम थी, बंगाली थी, तो बहुत फ़र्क नहीं था उन लोगों में। और ये भी 4% में कुछ ऐसे थे जो कन्वर्ट हुए होंगे, कुछ ही ऐसे होंगे जो इलीगली इमिग्रेशन हुआ होगा, और कुछ ही जगह पर दंगे भी हुए थे, वहाँ भी हुए थे दंगे उस साइड भी, तो कुछ दंगे में मारे गए होंगे, ये होगा डेटा। तो ये डेटा इस हिसाब से कहता है। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम बांग्लादेश की हुई वो इस पीरियड के दौरान तो थी ही नहीं एक्चुअल में। जो एक्चुअल माइग्रेंट का पीरियड था ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन देखा गया 41 से 51, वो एक्चुअल में हमारे लिए बांग्लादेश तब प्रॉब्लम नहीं था। बांग्लादेश प्रॉब्लम हमारे लिए 51 के बाद बना है, और क्यों बना है उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। देखो, अब जो मान लो कोई इलीगल इमिग्रेंट आ भी रहा है इंडिया में, समस्या यहाँ पर आ जाती है कि भाई हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया के पास कोई अपनी फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है। आई एम राइटिंग दिस थिंग हियर कि इंडिया के पास अपनी कोई फिक्स्ड रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, हम एड हॉक पॉलिसी फॉलो करते हैं। एड हॉक पॉलिसी मतलब कि गवर्नमेंट के डिसीजन पर है, डिस्क्रिशन पर है कि वो क्या डिसीजन ले और किसको सिटीजनशिप देना है और किसको सिटीजनशिप नहीं देना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इस वजह से हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में कितनी जगहों से और कितना माइग्रेशन भारत में हुआ है, और किसको किसको हम इलीगल मानते हैं और किसको हम लीगल मानते हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर मैं माइग्रेशन के केस में देखूँ तो इस मैप में आप देखो सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पर चाइना के बीच में यहाँ तिब्बत है, और तिब्बत को चाइना में इंक्लूड कर दिया गया है। हालांकि हमारा जो ऑफिशियल स्टैंड है वो आपको पता ही है कि हम मानते हैं तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा नहीं है, और आपको भी यही मानना चाहिए। खैर, तो सबसे पहला जो माइग्रेशन हुआ, यहाँ पर मैं नंबर वाइज इसको लिखता हूँ। तो पहला नंबर ये था कि अफगानिस्तान से, आपको पता है कि हिंदूस और सिख
दोनों जो हमारी माइनॉरिटीज़ थी उस वहाँ पर उस देश में जो माइनॉरिटीज़ थी वो इंडिया आई थी। और ये इंडिया आने का इनका कारण था जो कि 1950 के बाद आपको देखा गया कि, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आए थे। ये लगभग जितने वहाँ पर उस समय पर मौजूद थे, लगभग कहा जाता है कि 10,000 से 15,000 के लगभग ये लोग, इनकी संख्या थी। अब भारत जैसे बड़े देश में, जहाँ पर इतना बड़ा देश है भारत, वहाँ पर अगर 10-15 हज़ार लोग आ भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी हमें फ़र्क इसका नहीं पड़ेगा। दूसरा, मैंने आपको दूसरी कंट्री बताई थी जो कि हमारी बड़ा प्यारा हमारा नेबर है पाकिस्तान, उसके बारे का उसका डेटा मैंने आपको दिया ही था। तो पाकिस्तान का डेटा दे करके मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान हमारे लिए 1951 के बाद कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहा। तो पाकिस्तान से जो इमिग्रेशन देखा गया वो ज़्यादातर दलित हिंदूज जो थे वहाँ पर, उनको जब उनकी प्रताड़ना या उनका परसिक्यूशन वहाँ पर शुरू हुआ तो वो लोग इंडिया में आना शुरू हुए, और इनकी भी संख्या जो है लगभग 10,000 से 15,000 थी। तो ये भी एक कोई बहुत बड़ा इशू हमारे लिए नहीं था। तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो तीसरे नंबर पर हमारे लिए जो माइग्रेशन हमने देखा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो तिब्बत का माइग्रेशन था। ये तिब्बत है तो इसको मैं यहाँ करके लिखता हूँ। 1959 में आपको पता है कि 14th जो दलाई लामा थे तिब्बत के, उनको मारने का प्रयास किया गया चाइना द्वारा, और उनका इशू आपको पता ही है, चाइना से उनका इशू हुआ। वो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया में शरण मांगी, और अपने साथ वो 80,000 जो अपने 80K लिखता हूँ यहाँ पर, 80,000 लोग थे जो बुद्धिस्ट लोग थे, उनको भारत लेकर के आए। उसके बाद यहाँ पर जब वो आए तो यहाँ पर भारत ने उनको एक तो रेफ्यूजी स्टेटस भी दिया और उनको कई जगहों पर बसाया गया। एक जगह का नाम सुना होगा आपने, मैक्लॉयडगंज। तो ये जो मैक्लॉयडगंज है, यहाँ पर जो आप जितना भी ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री देखते हो, ये सब इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर जाकर के लोग बसे। उसके बाद कर्नाटका की सरकार ने भी इनकी बड़ी मदद की, और कर्नाटक में आपको अच्छी मात्रा में लोग वहाँ पर भी बसे हुए मिल जाएंगे। तो ये दो जगह ये बस गए। तो ये तीसरा माइग्रेशन हुआ, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, भारत की सरकार ने इसको अलाउ किया। चौथा जो हमारा माइग्रेशन हुआ वो हुआ बर्मा का, यानी कि म्यांमार का। नाम बाद में बदल गया इसका, तो ये बर्मा क्या करके इसलिए मैंने इसको बुला दिया। तो ये म्यांमार का जो हमारा माइग्रेशन था वो चौथा माइग्रेशन था। ये एक मुश्किल भरा और दिक्कत वाला माइग्रेशन था इंडिया के लिए। क्यों हुआ था ये आपको पता है कि जब मैं पीछे वाला लेक्चर बता रहा था तो मैंने उसमें कहा था कि एक एक्ट आया था यहाँ पर, जिस एक्ट का नाम था बर्मा सिटीजनशिप एक्ट। और इस बर्मा सिटीजनशिप एक्ट के तहत यहाँ पर जो रोहिंग्यास थे, रोहिंग्या हिंदूज और रोहिंग्या मुस्लिम्स, दोनों को यहाँ से निकाल दिया गया था। रातों रात ये रोहिंग्यास जो थे उनको यहाँ का सिटीजनशिप से हटा दिया गया था, और वो रातों रात जो है बेचारे स्टेटलेस हो गए। तो जब वो स्टेटलेस हुए तो वो क्या किए, वो भारत में घुसने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। ये चौथा इशू था। पांचवा इशू इसी तरीके का जो था वो 1948 में हुआ, जिसको श्रीलंका का इशू कहते हैं। और ये इशू बहुत लंबे समय तक रहा। श्रीलंका से जो तमिल्स थे, आपको पता होगा कि तमिल को 1948 में सिलोन सिटीजनशिप एक्ट आया, और इस सिलोन सिटीजनशिप एक्ट से तमिल्स को जो है रातों रात सिटीजन का दर्जा उनसे छीन लिया गया, और उनको भी बेघर कर दिया गया, स्टेटलेस हो गए बेचारे। तो वो स्टेटलेस हुए, वो इंडिया में घुसे, और लगभग अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 7 लाख के करीब ये लोग इंडिया आए। इन 7 लाख में से करीब 4-4.5 लाख को भारत में सिटीजनशिप सरकार ने दे दिया। उसके अलावा 1-1.5 लाख आज भी रेफ्यूजी स्टेटस पर हैं। ये 1-1.5 लाख लोग आज भी रेफ्यूजी स्टेटस पर रह रहे हैं, और इनकी भी चांसेस हैं कि इनको सिटीजनशिप आगे चल करके मिल जाएगी बहुत आराम से। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तमिल्स को भी हमने एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से तो बहुत इशू हुआ। आपको पता है कि राजीव गांधी जी तमिल्स के इशू को लेकर के उनका जो समझौता था वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, और वहाँ पर एक फोर्स बन गई थी, लिट्टे जिसको कहते हैं, तमिल ईलम उनकी डिमांड थी कि तमिल लैंड अलग करो। वहाँ पर एक पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और LTTE उस समय अन्ना भास्करन ने एक अपनी ग्रुप बनाई थी जो कि गुरिल्ला फोर्स थी और लड़ाई कर रही थी तमिल के मांग के लिए। वहाँ पर राजीव गांधी जी का कुछ समझौता होता है उस समय की श्रीलंका की सरकार से, और वो पीस फोर्स को भेज देते हैं, और पीस फोर्स वहाँ पर बुरी तरीके से फेल भी होती है। उसी सब इशू को लेकर के राजीव गांधी जी की असैसिनेशन भी उनका हो जाता है। तो वो यही तमिल जो लोग 1948 में जो सिलोन सिटीजनशिप एक्ट के वजह से जिन लोगों को हटा दिया गया था सिटीजनशिप से, उन्होंने ही LTTE बनाई थी उस समय वहाँ पर श्रीलंका के अंदर में। तो उसी का ये बड़ा वाला रूप जो है वो आप बाद में जा कर के जब राजीव गांधी जी के टाइम पर देखते हो, और उसी की वजह से उनका असैसिनेशन भी हुआ था। तो ये एक प्रॉब्लम रही श्रीलंका की। अब देखो, जितने भी आपको मतलब पड़ोसी देश दिख रहे हैं भारत के, हर जगह से लोग भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत की सीमा भी इतनी पोरस है, मतलब बड़ी सीमा है, अनगार्डेड है, ओपन है, तो लोग घुसने की कोशिश। एक पाकिस्तान को हमने थोड़ा गार्ड किया, बाकी तो हर जगह से अनगार्डेड।
और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए जो आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है, दैट इज़ बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश को इसलिए कंसिडर करता हूँ आज भी, क्योंकि आपको पता है कि अभी बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस है। शेख हसीना वाला जो पूरा एपिसोड हुआ है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलीगल इमिग्रेशन की है। और मैंने एक वीडियो बताया था ना कि एक यूट्यूबर था, वो पूरा दिखा रहा था कि कैसे टनल के अंदर से आपको जाना है, भारत में कैसे घुसना है इलीगली। वही प्रॉब्लम है कि हमारी जो बांग्लादेश की बॉर्डर बहुत बड़ा है और हमने अच्छे से गार्ड भी नहीं किया उस बॉर्डर को, तो यहाँ से बहुत इलीगल इमिग्रेशन होता है। तो इसको हम 6 नंबर पे रखेंगे। ये छठवां था और ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक था, ये वाला जो इलीगल इमिग्रेशन था जो बांग्लादेश से हो रहा है। और यही इलीगल इमिग्रेशन बहुत सारे इश्यूज़ को जन्म दे देता है। आज जो आप वेस्ट बंगाल में देखते हो, इतना सारा इशू, इतने दंगे, इतने फसाद, इलेक्शंस में मारकाट, ये सब देखते हो, उसमें कहा जाता है कि ये इलीगल इमिग्रेशन की वजह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। नॉर्थ दिनाजपुर का एरिया को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, बांग्लादेश से जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो घुसे हैं बंगाल में, इस वजह से वहाँ पर वेस्ट बंगाल में ये इशू हुआ है। और असम का जो पूरा इशू है, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की वजह से ही असम का इशू है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बांग्लादेश के जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। ये असम है, ये आपको नागालैंड यहाँ दिखाई दे रहा है, मणिपुर है, ये मिजोरम है, उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश यहाँ दिखाई दे रहा है, बगल में वेस्ट बंगाल है। तो मतलब सबसे क्लोज अगर पड़ोसी राज्यों में माना जाए तो यहाँ त्रिपुरा दिख रहा है, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ असम और मेघालय। ये 4 स्टेट तो ऐसे हैं जिनके साथ सीधी सीधी बाउंड्री लग रही है, और ये 4 स्टेट सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं बांग्लादेश के इमिग्रेशन से। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख पाए। ये 4 स्टेट यानी कि मेघालय, असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ये तो वो चारों स्टेट हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेशन होते हैं उससे। और जो वो यूट्यूबर की मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि जो दिखा रहा था कि कैसे हमें घुसना है भारत की बाउंड्री में, वो त्रिपुरा का ही मैं अब दिखा रहा था। वो त्रिपुरा का ही दिखा रहा था कि त्रिपुरा के राज्य में कैसे घुसोगे आप टनल के अंदर से। तो ये प्रॉब्लम बांग्लादेश की रहती है, जिसको हम 6वें नंबर से समझते हैं। अब यहीं से सारे इश्यूज़ जितने भी इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट से रिलेटेड इश्यूज़ आज भी स्टैंड करते हैं, वो सब बांग्लादेश से ही रिलेटेड हैं या म्यांमार से रिलेटेड हैं, यानी कि नंबर 4 और नंबर 6 से रिलेटेड हैं। बाकी सारे लगभग इश्यूज़ हमने रिजॉल्व कर लिए। देखो ये इशू रिजॉल्व ही है, ये इशू रिजॉल्व है। वहाँ पर वो अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट चला रहे हैं दलाई लामा। उसके अलावा इनको एक्सेप्ट कर ही लिया है, इनको एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो हिंदूसी थे माइनॉरिटीज़। और उसके बाद तमिल्स को भी एक्सेप्ट कर ही लिया, लगभग सारे तमिल्स को एक्सेप्ट कर ही लिया आज की डेट में। आज के पास तो जो रेफ्यूजी स्टेटस पर भी हैं वो भी अब इंक्लूड ही हो गए हैं, क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट बन गया है, क्या चाहिए, तो वो भी बन गए हैं सिटीजन, कोई दिक्कत उनको है नहीं। ये 2 लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग टाइम तक इनका इशू रिजॉल्व हुआ नहीं और लॉन्ग टर्म तक ये घुसते रहे भारत में। आज की डेट में जो डेटा कहता है 2018 का रीसेंट डेटा, वो कहता है कि आज की डेट में कम से कम अगर बांग्लादेश से लीगल इमिग्रेंट्स को देखा जाएगा तो उनकी संख्या 2 से 3 करोड़ है। और रोहिंग्यास जो म्यांमार से आए हैं, वो म्यांमार से क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग हुई है, मतलब कि पहले वो म्यांमार से बांग्लादेश गए हैं, उसके बाद बांग्लादेश से इंडिया में घुसे हैं। ऐसा भी कई जगह पर हुआ है। उनकी संख्या भी करीब करीब 50 लाख के करीब है। इतना बड़ा इमिग्रेशन, मतलब आप समझ लो कि 4 करोड़ के करीब जो इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कहीं कहीं पर जगह जगह पर बसे हुए हैं। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है, किसी ने बताया कि देवली में भी हैं और भी जगह पर है दिल्ली में, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऐसे इमिग्रेंट्स। उसके बाद आप वेस्ट बंगाल में जाइए, बड़ी मात्रा में। असम में तो पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, त्रिपुरा बहुत परेशान है इस चीज़ से। उसके बाद मेघालय बहुत परेशान है इस चीज़ से। ये सब स्टेट जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। लेकिन ये इशू एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ था उसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ये इशू, अब मैं यहाँ पर ना सारा डेट, सारा टाइम, सब कुछ लिखते जाता हूँ और इसको आप धीरे धीरे समझते रहिएगा कि ये इशू कैसे हुआ था। तो आपको एक एक डेट, बस आप चाहो तो कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर लो कि ये कब कब हुआ था, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ इसको मिटा करके। आई होप आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली होंगी। तो यहाँ पर मिटा करके मैं एक एक डेट लिखता हूँ, वो डेट जहाँ से ये सारा इशू शुरू हुआ था। देखो ये सारा इशू एक्चुअल में शुरू हुआ था 1826 से। 1826 में क्या हुआ था? 1826 में हुआ था एंग्लो बर्मीज वॉर। एक सेकेंड, 1826 में हुआ था एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक। तो 1826 में हुआ था हमारा एंग्लो बर्मीज वॉर और यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है एंग्लो बर्मीज वॉर से। एंग्लो बर्मीज वॉर में क्या हुआ था? एंग्लो बर्मीज वॉर में आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर
जीत लिया था इस वॉर को। और इस वॉर को जीतने के बाद उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कुछ राज्य जीत लिए थे। कुछ राज्य मतलब कि आज की डेट का जो आप असम देखते हो, वो उस समय पर सिर्फ ये छोटा सा असम नहीं था। उस समय पर असम के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, असम के अंदर अरुणाचल प्रदेश भी आ रहा है, असम के अंदर में उस समय का नागालैंड भी आ रहा है, मणिपुर छोड़ दो अगर, तो बाकी मिजोरम भी आ रहा है, त्रिपुरा भी आ रहा है, मेघालय भी आ रहा है। ये सारे एरिया जो हैं पूरा असम हुआ करता था, जहाँ पर अहोम डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा। अहोम डायनेस्टी का ज़बरदस्त प्रकोप था इस पूरे असम राज्य पर, और अहोम डायनेस्टी के कुछ एरियाज़ उन्होंने जीत लिए थे अंग्रेज़ों ने। तो उसमें असम, ये वाला असम वाला एरिया था पूरा। 1826 में एंग्लो बर्मीज वॉर से असम जो है वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ की जो आप क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखोगे वो काफ़ी बेहतर थी। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से इन्होंने यहाँ पर टी इंडस्ट्री का शुरू किया, टी इंडस्ट्री में। अब टी इंडस्ट्री के लिए आपको पता है कि लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लेबर्स कहाँ से आएंगे, इन लेबर्स को कहीं से तो लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि असम की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी बड़ी थी नहीं कि वहाँ पर लेबर्स मिल जाएं। ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ करती थी जो पहाड़ी इलाकों में रहा करती थी, अरुणाचल के इलाकों में, नागालैंड के इलाकों में, जो पहाड़ी जंगली इलाके हैं वहाँ पर रहा करती थी। बहुत पॉपुलेशन नहीं थी स्टेट में, और यहाँ का बहुत अलग कल्चर था जो कि अंग्रेज़ों के समझ में भी नहीं आता था। भाषा भी अलग समझ में नहीं आ रही है, लोग मिलजुल के रहते भी नहीं थे अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि और जगह तो अंग्रेज जो हैं घुल मिल गए थे राजाओं महाराजाओं के साथ, यहाँ पर नहीं घुल मिल पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय बंगाल जो है, उस समय का बंगाल मतलब ये बंगाल तो है ही जो आज का डेट का वेस्ट बंगाल है, उसके अलावा कुछ बिहार का हिस्सा, झारखंड, ये बड़ा बंगाल था जो पूरा। वहाँ से इन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो लेबरर्स थे उस समय, जो आज की डेट का आप बांग्लादेश देख रहे हो, ये बांग्लादेश भी उस समय में बंगाल में आता था। तो यहाँ से लेबरर्स को लेकर के असम में जाना शुरू किया, और वो लेबर्स जो है वो वहाँ पर जा कर के चाय की खेती करते थे। ये पूरा इनका एजेंडा था। लंबे समय तक ये जो माइग्रेशन है ये चलता रहा। जब जब उनको ज़रूरत पड़ी लेबरर्स की, उन्होंने क्या किया, बंगाल से लेबर्स लेकर के असम में चले गए, और लंबे समय तक उनसे ये काम करवाते रहे, वो चाय की खेती करते रहे। उसके बाद जो पहली बार, और ये 100 सालों तक चला, 1826 से लगभग ये 1931 तक चला। उसके बाद भी चला। 1931 में बस एक बड़ी घटना हुई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1931 में क्या हुआ कि यहाँ पर आपको पता है कि सेंसस होते थे हर 10 साल पर, तो 1931 में सेंसस हुए, और सेंसस कमिटी के जो कमिश्नर थे उनका स्टेटमेंट आया कि भाई हमने इतना माइग्रेशन करवा दिया है बंगाल से असम के बीच में कि अब असम की जो अपना कल्चर है, जो लोगों का जो डाइवर्स कल्चर था, ट्राइबल्स जो थी, वो विलुप्त होने लगे, वो ख़त्म होने लगा है, और वो खतरे में है। एंड वी आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। किसी दिन ये ऐसा फटेगा कि लोगों में आपस में बहुत भीषण क्लैश हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर 2 डायनेस्टी थी, उनको भी ध्यान में रखो थोड़ा सा। एक तो डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया, अहोम डायनेस्टी, और एक यहाँ पर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के बीच की जगह जो है, यहाँ पर जो थी, यहाँ पर एक कछार डायनेस्टी भी हुआ करती थी इसी टाइम पीरियड के दौरान, इसी 100 सालों में। हालांकि इन डायनेस्टीज़ ने अपने कल्चर को बचा करके रखा, और इन्हीं डायनेस्टीज़ की वजह से कल्चर जो है बहुत लंबे समय तक बचा के रखा। अंग्रेज जो है वो अहोम को पूरी तरीके से हरा भी नहीं पाए थे, आपको पता होगा अहोम डायनेस्टी को, खैर उसमें हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर 1931 में कमिश्नर ने ये कमेंट कर दिया कि भाई आप असम के पूरे कल्चर को ख़त्म कर दोगे, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, वो भी ख़त्म होने लग गई हैं, क्योंकि यहाँ से बंगाल से इतने लेबर्स पहुँच चुके हैं, वहाँ पर लगभग बंगाली कल्चर हो गया है, और वो शायद वेस्ट बंगाल, वो पूरा बंगाल में मिल ना जाए पूरा, और वो पूरा बड़ा बंगाल ना बन जाए, तो कोई मतलब डिफ्रेंसिएशन ही नहीं बचेगा, ये स्थिति हो चुकी है। लेकिन अंग्रेजों को क्या मतलब था उससे, अगर क्लैश भी लोगों का हो रहा है, और लोगों की छोट-फुट हिंसा शुरू भी हुई थी वहाँ पर, कुछ ट्राइब्स के बीच में और बंगालीज़ के बीच में लड़ाई हुई। ये बंगालीज़ एक साथ एक घेटों में रहते थे, जाहिर सी बात है कोई काम करने जा रहे, जैसे मान लो कोई बिहार से दिल्ली आ रहा है, तो एक गाँव से 6 लोग आ रहे हैं, तो 6 लोग एक साथ रहेंगे, और वो 6 लोग अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो पहले जा चुके हैं, उनके पास जा करके रहते थे। तो एक ऐसे धीरे धीरे करते करते एक गेटो बन गया। जैसे आप देखो कि बिहार से जितने लोग आए उनका एक अलग गेटो है दिल्ली में, आपको मिलेगा यहाँ पर। हरियाणा से जो लोग आए उनका अलग गेटो, पंजाबी जो हैं वो आपको कुछ एक एरिया में मतलब एक साथ रहते हुए मिलेंगे। ऐसा होता है, नॉर्मल है ये, क्योंकि आदमी अपने रिलेटिव्स को कॉल करता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, रिलेटिव्स उनको रखते हैं, धीरे धीरे वो वहाँ बस जाते हैं, ऐसे करके। तो ये बंगाली लोग भी घेटों में रहते थे, और इनकी ट्राइब से कई बार क्लैशेस भी हुए, जिसको लेकर के कमिश्नर का ये स्टेटमेंट आया था, और सेंसस का डेटा भी था उनके पास। लेकिन अंग्रेजों को क्या मतलब था, मार मुर के बराबर कर देते थे और सबको अपने अपने रास्ते भेज देते थे, उनको कोई मतलब तो था नहीं ह्यूमैनिटी से। वो जब तक रहे उन्होंने कुछ नहीं किया इसके ऊपर। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तब आपको पता है कि नेहरू जी
प्राइम मिनिस्टर बने, नहीं वो तो बोल्ड प्राइम मिनिस्टर, राइट। वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे कि बस जो चल रहा है चलने दो और हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर तो वो थे नहीं। तो वो वही काम करते थे जो उनको समझ में आता था। वो हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने उलझा भी नहीं, जैसे कश्मीर उसमें इशू था, थोड़ा सा वो इमोशनल हो गया उसको लेकर के, और भी कुछ इश्यूज थे, लेट्स कीप इट असाइड, यहाँ पर डिस्कस करते इस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए जब उनकी गवर्नमेंट आई, तो मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद उनको पता था कि ज़बरदस्त इलीगल इमिग्रेशन हुआ है इस टाइम पर। और ये ज़बरदस्त जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ है भारत में, ये कहीं ना कहीं इंडिया की डेमोग्राफी और ख़ास तौर से असम को बहुत अच्छे से वो जानते थे, क्योंकि कमिश्नर का स्टेटमेंट आया था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो उन्होंने उसको देखते हुए उन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजने के लिए और उनको देश से निकालने के लिए बाकायदे एक एक्ट लेकर के आए थे वो। उस एक्ट का नाम था इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950, और इसका सिंपल एजेंडा था, वो था एक्सपल्शन। अब एक्ट में ही एक्सपल्शन लिख दिया है वहाँ पर। उनका सिंपल एजेंडा था कि भाई एक्सपल्शन करेंगे हम तो यार, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सपल्शन के अलावा, इन सारे जो इमिग्रेंट्स हैं इनको हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि उन्होंने एक काम और किया था यहाँ पर, जो आज बड़ा हो हंगामा हो रहा है, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, जितने भी मुस्लिम कंट्री की माइनॉरिटीज़ हैं, जिनको ये खुला छूट दिया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कि वो आ करके नागरिकता ले सकते हैं भारत की परसिक्यूशन के बेसिस पर। और बहुत दंगा हुआ कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल को गलत किया जा रहा है यहाँ पर, क्यों सिर्फ हिंदूज, सिख और इन सबों को ऐड किया गया है और उसमें मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऐड किया गया है, सबको लेकर के बड़ा डिबेट हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट में ये प्रोविज़न रखा था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम बाहुल्य कंट्रीज़ की, वो आकर के भारत में सिटीजनशिप आराम से ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्ट के माध्यम से वो सिटीजनशिप ले सकती हैं। मतलब आज का जो आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देख रहे हो और उनका जितना डिबेट देख रहे हो, जितना बवाल हुआ है, वो नेहरू जी कर चुके हैं ऑलरेडी। इसीलिए तो बीजेपी के कई सारे स्पोक्स पर्सन, कई सारे जो बीजेपी के जानकार व्यक्ति हैं जो पुराने टाइम से देख रहे हैं पॉलिटिक्स को, वो उन्होंने ये दलील भी रखी थी कि भाई ये तो नेहरू जी लेकर के आए थे अपने एक्ट के माध्यम से, इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 में। ये चीज़ उन्होंने ऐड की थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भारत में आकर के सिटीजनशिप ले सकती हैं परसिक्यूशन के बेसिस पर, लेकिन जो बाकी के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम एक्सपल्ट करेंगे, उनको हम यहाँ से बाहर करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इस वजह से उनको हम हटा देंगे। ये सारी चीज़ें वो कर ही रहे थे अभी 1950 में, बड़ा बड़ा उनका सपने थे उनके। लेकिन इसी दौरान एक काम होता है, इसी दौरान होता क्या है कि आपको पता है कि दंगे हुए थे, और दंगों के बाद जो है सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में। इसी दौरान नेहरू जी का नेहरू लियाकत पैक्ट हो जाता है। नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में अगर आपको पता होगा तो नेहरू लियाकत पैक्ट से कई सारी चीज़ें चेंज हो गई। नेहरू लियाकत पैक्ट से क्या हुआ कि एक समझौता हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये समझौता ये हुआ, ए लिख रहा हूँ एग्रीमेंट को, तो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट में ये हुआ, ये समझौता हुआ कि जो लोग दंगे हुए थे, बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ करके भाग गए थे यहाँ से। कुछ लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से जो हिंदूज थे वो यहाँ आए, लूटपाट हुई थी, कई सारी विमेंस को अबडक्ट कर लिया गया था, बहुत सारी इश्यूज हुए थे। तो उस समय पर नेहरू लियाकत एग्रीमेंट में ये था कि जितने लोग हैं जो गए हैं वो एज अ रिफ्यूजी भारत में आ सकते हैं, और यहाँ से वो लोग पाकिस्तान जा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, और अपने जो उनके सामान लूटे गए हैं वो उनको वापस दिए जाएंगे। जो विमेंस को अबडक्ट कर लिया गया था उस टाइम पर उनको वापस किया जाएगा, जिनको कन्वर्ट करवाया गया है उनको वापस किया जाएगा। ये सब प्रॉमिस, बड़े बड़े प्रॉमिसेस जो है नेहरू लियाकत पैक्ट में हुए थे। तो इन प्रॉमिसेस को देखते हुए जितने भी ये एक्सपल्शन का जो इन्होंने ये एक्ट लेकर के आया था, इसको उन्होंने रोक दिया। मतलब कि एक्ट पास हो गया था, लेकिन एक्सपल्ट किसको कैसे करोगे, क्योंकि और लोग आ रहे हैं वहाँ से। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन अभी आया, आज के दिन आया, कौन कल आया, कौन परसों आया, कैसे डिफाइन करोगे? पॉसिबल नहीं था वो। तो इस वजह से ये एक्ट जो है ये एक तरीके से काम नहीं किया इसने कुछ, और लोग आते गए इसके बाद नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के बाद, और ये ठंडा पड़ गया। लेकिन नेहरू जी ने उस समय पर एक बड़ी ही समझदारी वाला काम किया था, जो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन था उनका। और ये अगर ये चीज़ बाहर आ जाती तो मतलब बहुत दंगा हो जाता इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने क्या किया था उस समय पर, आपको पता है कि इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में क्या था कि इलेक्शंस के टाइम पर आपको ये भी चीज़ पता है कि एक मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल बनता है। इसके बारे में मैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल बनता है। तो इस इलेक्टोरल रोल के बेसिस पर उन्होंने एक एनआरसी बना लिया, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो दंगा हो रहा है आज के डेट में भारत में, ये दंगा
पहली बार कोई एनआरसी नहीं आया है, ये एनआरसी पहली बार नेहरू जी ही खुद लेकर के आए थे और उन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया। किस बेसिस पर बनाया? इस इलेक्टोरल रोल के बेसिस बनाया। एक मतदाता सूची बनी है, मतदाता सूची में वोट देने का अधिकार किसको है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सिटीजन है उसको वोट देने का अधिकार है, जाहिर सी बात है। तो वोटिंग राइट जिसके पास है उन्हीं का नाम है इलेक्टोरल रोल में। तो उसी के हिसाब से उनके हम एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना करके अपने पास रख लेंगे, ताकि, और ये एरिया वाइज होगा, ये एरिया वाइज हम करेंगे ताकि हमें ये पता हो उसको फर्दर रेफरेंस के लिए, क्योंकि अभी तो ये चलो एग्रीमेंट हुआ है, आगे चल करके उनको पता था कि एक बड़ा बम फूटने वाला है, बड़ा इशू इस एरिया में होगा। इसको समझते हुए उन्होंने कहा कि आगे चल करके हम इसको एनआरसी को फॉर रेफरेंस यूज़ किया करेंगे, और इसीलिए ये एनआरसी पहली बार उन्होंने यहाँ पर करवा दी थी। अब इसके बाद का जो आप वक्त देखोगे, इसके बाद के वक्त में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। मतलब नेहरू जी ने नेहरू लियाकत समझौते के बाद कुछ भी ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट बड़ी चीज़ नहीं करी थी, और ये उनकी क्यों नहीं करी थी उसके पीछे का रीज़न भी है, क्योंकि एक तो देखो बहुत कंफर्टेबल थे वो अपनी गवर्नमेंट में, और दूसरी चीज़ ये थी कि पाकिस्तान से अभी कोई इश्यूज़ हम चाहते भी नहीं थे। और आपको पता है कि यूएन बनने की वजह से इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था। इंडिया ऐसे जितने भी देश थे उस समय जो आज़ाद हुए थे, जो कि इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं थे, मिलिट्रीली बहुत साउंड नहीं थे, उनके ऊपर बहुत दबाव रखता था उस समय पर यूएस, और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश और तमाम दबाव बनाते रखता था। कोल्ड वॉर का समय आ गया उसके बाद, और उसमें आपको पता ही है कि और ज़्यादा इश्यूज़ हो गए। इन सब को देखते हुए नेहरू जी ने उस समय पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान में कुछ मतलब अनबन हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने एक्सपल्शन नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बड़ा इशू जो है वो उस टाइम पर होना शुरू हो गया था, वो 1952 में, मैंने यहाँ पर इस डेट को लिखा है, यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर के इश्यूज पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गए थे। अब देखो पाकिस्तान ने क्यों ये काम किया था मुझे समझ में नहीं आता है, आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि लैंग्वेज को लेकर के उन्होंने क्या किया था कि उर्दू को एकदम ऑलमोस्ट मैंडेटरी लैंग्वेज बना दिया था। हालांकि पाकिस्तान में आप देखोगे कि पाकिस्तान में उर्दू तो पाकिस्तान की है ही नहीं लैंग्वेज, एक्चुअल में तो मेरठ दिल्ली की लैंग्वेज है। लेकिन अब उनके दिमाग में क्या, कुरान भी उर्दू में नहीं लिखी हुई है, जिन लोगों को पता होगा उनको पता होगा कुरान उर्दू में नहीं है। तो उर्दू को किस बेसिस पर उन्होंने एक मैंडेटरी लैंग्वेज बना दिया और उसको इस्लाम की लैंग्वेज मानने लग गए, मतलब उसके ऊपर कोई डिटेल्स नहीं है। खैर उन्होंने कर दिया, उसको उर्दू को बना दिया। अब लैंग्वेज को लेकर के अग्रेसिवनेस जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में दिखने लगी, जो आज के डेट का बांग्लादेश है। अब वहाँ पर भी थी लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम। अगर आप पाकिस्तान में देखो तो वहाँ पर सिंधी थी, पंजाबी लैंग्वेज थी, बलोची लैंग्वेज थी, लेकिन उर्दू वहाँ पर भी नहीं थी। वहाँ पर ज़बरदस्ती उर्दू थोपना शुरू हुआ। इधर के ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोलते थे और अपनी लैंग्वेज को लेकर के बड़े अग्रेसिव थे ये लोग, बंगाली लोग। तो यहाँ पर जब इनके ऊपर उर्दू लैंग्वेज थोपनी शुरू की गई तो लैंग्वेज को लेकर के आपस में अनबन जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में शुरू हो चुका था। उसके बाद पहली बार 1952 में ही इन लोग को ये फील होने लग गया कि हम लोग को एक तरीके से सेकंड क्लास का सिटीजन का दर्जा दिया जा रहा है। एक तो लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, थोपा जा रहा है हमारे ऊपर दूसरी लैंग्वेज को। दूसरी चीज़ ये की जा रही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी हमारा बेहतर नहीं है। हर बार जो पीएम बन रहा है वो उधर ही बन रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स चल रही थी पाकिस्तान के अंदर में उस दौरान, क्योंकि नेहरू जी की एक स्टेबल गवर्नमेंट थी इंडिया में, 1951 से लेकर के 64 तक रही। कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई बड़ा काम उसके बाद किया ही नहीं गया। बस एक काम उन्होंने किया था कि एनआरसी बना लिया था, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। रीज़न भी था, वो नहीं चाहते थे कोई इशू हो और क्या हो, चलो लेट्स टेक इट। और इंटरनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, जो मैं आपको ऑलरेडी बेसिक स्ट्रक्चर में सब डिटेल में पढ़ाया मैंने। तो उसमें वो उलझे रहे और इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, क्योंकि यहाँ पर आपको पाकिस्तान में इशूज शुरू हो चुके हैं, इलीगल इमिग्रेशन लगातार चल रहा है, हो रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, इसमें हो रहा है। लोग जा तो कम ही रहे हैं, आ रहे हैं ज़्यादातर। और बांग्लादेश से लोग ज़्यादातर आना शुरू हुए, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान क्या करता था कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मान लो लैंग्वेज को लेकर के, तो बांग्लादेश अपनी आर्मी लगा करके पिटवाता था लोगों को, टॉर्चर करना शुरू किया, जेल में भर दिया। लोग जो है डरने लगे, माइनॉरिटीज़ भी परेशान होने लगी, वो भाग करके आए। चलो माइनॉरिटीज़ को इंडिया एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जो मुस्लिम मतलब बाहुल्य क्षेत्र ही है बांग्लादेश और वहाँ से मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई उस समय पर। खैर वो लोग आते रहे और इंडिया उनको एक्सेप्ट करता रहा, लेकिन अभी तक हमने कोई ऑफिशियल रेफ्यूजी स्टेटस इसमें नहीं दिया था। अब यहाँ पर बड़ा चेंज क्या हुआ था इस पीरियड के बाद? इस पीरियड के बाद बड़ा चेंज ये हुआ कि 1964 में आपको पता है कि नेहरू जी की डेथ हो गई। और नेहरू जी की डेथ के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री साहब बनते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो एक बहुत ही, आपको भी पता होगा, एक बहुत ही नेशनलिस्ट टाइप के लीडर थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने
प्राइम मिनिस्टर बनते ही उनको भी पता था ये आसाम वाला इशू और ये इलीगल इमिग्रेंट्स का जो पूरा प्रॉब्लम है, उनको भी पता था कि बांग्लादेश से ये सब चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने भी एक एनआरसी बनवा दिया। और आपको पता है कि ये इलेक्शंस हुए थे, तो उसी दौरान उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के एक एनआरसी तैयार करवाई उसी इलेक्टोरल रोल के बेसिस पर, और इस एनआरसी को फॉलो करने के लिए भी कहा और इसको फर्दर रेफरेंस के लिए यूज़ करने के लिए भी कहा। तो मतलब 2 एनआरसी ऑलरेडी भारत में आ चुकी हैं। उसके अलावा उन्होंने तो एक स्टेप आगे जा करके और एक चीज़ कही कि हम नेशनल इंडियन कार्ड बनाएंगे एक अपने सिटीजन्स को देने के लिए, जिसको एनआईसी कहा जाएगा, नेशनल इंडियन सिटीजनशिप कार्ड। तो ये सारे सिटीजन्स को दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया था, वो चेंज किया था फॉरेनर्स एक्ट 1946 में। उसी से रिलेटेड ये एक्ट है एक, इसी से रिलेटेड वो एक रूल लेकर के आए थे जिसको 1964 रूल कहा जाता है, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको मैं 1964 रूल्स करके लिख रहा हूँ, जो अभी चैलेंज भी हुआ था। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, एक एक्ट था ये फॉरेनर्स एक्ट 1946। बेसिकली ये एक्ट क्या था, इस एक्ट से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आए हैं और उनको वो पकड़े जाते हैं, तो सरकार के पास सीधा सीधा ये पावर है कि उनको अरेस्ट कर सकती है। अगर किसी के ऊपर केस, किसी ने अपना संदेह जमा दिया कि भाई जो मेरे बगल में ये व्यक्ति रह रहा है, ये मुझे लगता है इलीगल इमिग्रेंट है और ये बांग्लादेश या कहीं से भाग के आया है, इसके ऊपर जांच की जाए, तो उसको एक नोटिस इशू होगा। और अगर किसी को नोटिस इशू हो गया है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को, जो जिसके ऊपर ये नोटिस इशू हुआ है, उस व्यक्ति को प्रूफ करना है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर होगा। उसको प्रूफ करना है कि नहीं भाई, मैं भारत का ही नागरिक हूँ, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ आई लिखा हुआ है, मतलब कि इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर होगा। ये चीज़ लिखी हुई थी फॉरेनर्स एक्ट 1946 में। इसी से रिलेटेड एक और 1964 में रूल बनाया लाल बहादुर शास्त्री साहब ने, और उन्होंने कह दिया कि हम क्या करेंगे, हम एक फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाएंगे। ये फॉरेन ट्रिब्यूनल, मैं यहाँ पर एफटी करके लिख रहा हूँ इसको, तो आप समझ जाना, आप इसको फुल फॉर्म में लिखना, फॉरेन ट्रिब्यूनल। इन्होंने कहा कि हम एक फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाएंगे और इस चीज़ से रिलेटेड, फॉरेनर्स एक्ट 1946 से रिलेटेड और इससे सारे इशूज से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे वो भाई ये फॉरेन ट्रिब्यूनल देखेगी और यही मैटर रिजॉल्व करेगी। इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगी, एक तो मैटर बहुत फास्ट हो जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, स्लो नहीं होगा, बहुत फास्ट होगा। और इन्होंने कहा स्विफ्ट एक्शन लेना है फॉरेन ट्रिब्यूनल को, और तुरंत जो पकड़ा जाए कि ये इलीगल इमिग्रेंट है, तुरंत इसको देश से डिपोर्ट करिए, एक्सपर्ट करिए इसको, हाँ हटाइए इनको। ये लाल बहादुर शास्त्री जी कर गए थे। लेकिन उसके बाद आपको पता है एक बड़ा इशू होता है, 65 की वॉर होती है 1965 में, और वॉर के बाद वॉर हम जीतते हैं और लाल बहादुर शास्त्री साहब ताशकंद जाते हैं समझौते के लिए, और वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि उनकी डेथ करवा दी गई और KGB ने करवा दी, और तमाम जो मुद्दे हैं उसमें कहा जाता है। खैर, उसके बाद सत्ता में चेंज होता है, 67 में इलेक्शंस होते हैं और इंदिरा गांधी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो बैसाखी की सरकार थी उनकी, मतलब आपस में पार्टी के 2 फाड़ हैं, जिसको मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में और पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ। एक सिंडिकेट ग्रुप था जो कि मोरारजी देसाई, कामराज, इन लोगों का था। ये इंदिरा गांधी से चिढ़ते थे। इंदिरा गांधी का अपना एक ग्रुप था जिसको कांग्रेस आई कहते हैं। 69 आते आते ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सामने आ गई। इंदिरा गांधी इसी सब चीज़ों में उलझी रही, तो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया इसमें। लेकिन उनको पता तो था ही इलीगल इमिग्रेशन का इशू और असम का इशू, बांग्लादेश का इशू, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा स्टेप एटलीस्ट 72 तक तो नहीं लिया, क्योंकि उनके पास खैर उतना पावर भी नहीं था और सरकार भी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, वैसे वाला स्थिति थी, कब चली जाए पता नहीं। बच के तो काम करी। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लड़ाई जो है उनकी चली रही थी इस दौरान, आपने देखा ही, अमेंडमेंट्स चली रहे थे, उसी सब में वो उलझी रही बहुत ज़्यादा। तो एक वन वर्क एट अ टाइम करती थी वो, इंदिरा गांधी जी को माना जाता था इस चीज़ के लिए, 1 वर्क एट अ टाइम। तो यहाँ तक सब कुछ सही रहा। 69 में फिर उनकी पता ही है, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। ये मोरारजी देसाई और ये लोग अलग हो गए, कामराज वगैरह, और DMK से उनको समर्थन लेना पड़ा। और 70 आते आते उनको समझ आ गया कि ऐसे तो सरकार चल नहीं पाएगी, और 71 में उन्होंने इलेक्शंस करवा लिए 1 साल पहले। पूरी मेजॉरिटी के साथ आई वो, और अब उनका था कि अब वो पूरे मूड में थी कि अब मैं ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हूँ, जितना ये लीगल इमिग्रेशन वगैरह का बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो ये पूरा इशू है, सबको मैं एक एक करके रिजॉल्व करती हूँ। तो इसमें क्योंकि हमें उस सब मैटर तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो हमें इमिग्रेशन का मैटर समझना है, तो उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले वो पाकिस्तान को निपटाना उन्होंने शुरू किया। पाकिस्तान, आपको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान उस समय पर जो उन्होंने एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो शुरू किया था, उसके तहत, उसके बैनर के तले उन्होंने हेल्प मांगी थी
इंदिरा गांधी से, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनसे हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए, पाकिस्तान की सरकार इस तरीके से हमें दबा रही है। एक डेट ध्यान में रखना यहाँ पर, ये डेट ध्यान रखना 25 मार्च की, ये 25 मार्च 1971। ये डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ था पाकिस्तान में। ऑपरेशन सर्चलाइट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पाकिस्तान की जो सरकार है वो घुस गई बांग्लादेश के अंदर में, और शेख मुजीबुर रहमान और उनसे रिलेटेड जो उन्होंने मिलिशिया, एक पूरा ग्रुप बना करके रखता था बंधुआ मुक्ति मोर्चा का, उसके लोगों को मारना शुरू कर दिया और जान से मार दिया। करीब कहते हैं कि मतलब 4-5 लाख लोग मार दिए। इतना बड़ा ये मसैकर किया उन लोगों ने। क्यों हुआ ये सब कुछ? पॉलिटिक्स को लेकर के हुआ क्या कि इलेक्शन थे पाकिस्तान में, और उसमें क्या हुआ कि हर बार वेस्ट पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पीएम बनता था, लेकिन इस बार जो इलेक्शंस थे वो ईस्ट पाकिस्तान के व्यक्ति जीत जाते हैं और शेख मुजीबुर रहमान को पीएम बनना होता है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग चाहते ही नहीं कि वो पीएम बने, कोई ईस्ट पाकिस्तान का व्यक्ति जो है वो पीएम बन जाए, लोग चाहते ही नहीं थे। तो ये शपथ ग्रहण ही नहीं करवा रहे थे, उनकी सेशन ही नहीं बुला रहे थे, क्योंकि उनको पीएम बनाना पड़ता। और इस वजह से वो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि भाई हम अपना अलग देश, हम बंगाली लोग अपना अलग देश बना लेते हैं, जिसको हम बांग्लादेश कहेंगे। और यहीं से फिर एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो है वो अपना प्रोटेस्ट शुरू करता है। उसको दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी घुस जाती है। याया खान उस समय था, बहुत ही ब्रूटल आदमी, और मारना लोगों को शुरू कर दिया। उसी को ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया। तो 25 मार्च 1971 को ऑफिशियली पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में कई बटालियंस के साथ लेकर के घुसी थी, और इस दिन को आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। उसके बाद इन्होंने हेल्प मांगी शेख मुजीबुर रहमान ने। तो इस दौरान इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया कि अपने जो आर्मी के जनरल्स थे उनसे बात करी, और उन्होंने कहा कि ठंड का वक्त आने दीजिए, अभी तो बहुत प्रेशर भी है अपने ऊपर, ठंड का वक्त आने दीजिए, लपेट देंगे पाकिस्तान को। फिर ठंड का वक्त आया, दिसंबर का टाइम था, और लगभग 13 दिन का वॉर था पूरा। 13 दिन में लपेट दिया पूरी पाकिस्तान की आर्मी को, और बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 में। तो इस तरीके से हमने वॉर जीत लिया। अब वॉर जीतने के बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर था, असम के लोगों का भी प्रेशर था। असम के लोग भी ताक में बैठे थे कि भाई इतने इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, इनका कुछ करिए, इनको हटाइए यहाँ से। तो इंदिरा गांधी जी और उस समय शेख मुजीबुर रहमान के बीच में, मैं यहाँ पर इंदिरा और शेख लिख रहा हूँ, आप इससे समझ जाना, आप अपने कॉपी में पूरा लिख लेना। इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट ये हुआ इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में कि भाई जितने लोग इस तारीख के बाद भारत में आए हैं, और ये अग्रीमेंट कब हो रहा है? 1972 में हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना, इस तारीख को याद रखिएगा कि जितने लोग इस तारीख के बाद भारत में आए हैं, क्योंकि इस तारीख को पाकिस्तान की सरकार घुसी और परेशान करना शुरू किया, तो बहुत लोग भाग करके भारत के बॉर्डर में घुसे। तो इस तारीख के बाद जितने लोग भारत में आए हैं उनको बांग्लादेश यानी कि शेख मुजीबुर रहमान की जो सरकार है वो वापस एक्सेप्ट कर लेगी। जब इंडिया डिपोर्ट करेगा पकड़ के तो एक्सेप्ट कर लेगी। अब आप सोचो खुद के कि भाई कोई सरकार, मतलब उसके ऊपर से एक तो बर्डन थोड़ा सा हल्का हुआ है, और लोग भारत में घुसे हैं। सबसे पहली बात कि कैसे पहचानोगे कौन कौन घुसा है? कहीं जाके छुप गए हैं, किसी स्टेट में ट्रैवल करके पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो उनको पकड़ना एक समस्या, एक तो सरकार की मंशा भी होनी चाहिए उनको पकड़ने की। दूसरी समस्या ये कि जब आप उनको भेजोगे तो सरकार एक्सेप्ट करेगी। उसने कह तो दिया है शेख मुजीबुर रहमान कि हम एक्सेप्ट करेंगे, किन परिस्थितियों में एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो बहुत सब सवाल थे। और एक तो आपने डेट 1971 वाला लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में जो लोग बांग्लादेश से यानी कि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए हैं वो तो 1952 से लगातार आ रहे हैं। जब जब कोई हिंसा होती है तब तक वो आ रहे हैं। तो कट ऑफ डेट तो ये होनी चाहिए, लेकिन आपने कट ऑफ डेट इंदिरा गांधी जी ने ये रखवा दी। और यहीं से लोगों का, जो असम के लोग थे उनका थोड़ा सा गुस्सा जो है इंदिरा गांधी जी के खिलाफ वो शुरू हो चुका था। तो लोग जो है ना वो माने नहीं इस चीज़ को लेकर के कि ये गलत हुआ है हमारे साथ, और ये मतलब ये कट ऑफ डेट गलत है। इसके पहले तो ज़्यादातर लोग आ गए हैं। बताया गया कि इसके पहले ही लगभग 20-25 लाख लोग भारत में घुस चुके थे, और ये 20-25 लाख उस समय की बड़ी पॉपुलेशन है। मतलब आज की डेट में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये। तो इन लोगों का क्या, ये तो फिर सिटीजन बन जाएंगे भारत के, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग जो है वो बहुत खुश नहीं हुए। लोगों ने इंतजार किया कि शायद इंदिरा गांधी कुछ और करें, कुछ और बोल्ड स्टेप लिए। वो जानी जाती थी बोल्ड स्टेप्स के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं इसके ऊपर, क्योंकि वो नया कुछ इशू नहीं चाहती थी। और उसके बाद वो इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत उलझ गई। इमरजेंसी का वक्त आया, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तमाम प्रोटेस्ट उनके खिलाफ देश भर में चल रहे थे। लोगों ने इंतजार किया असम के, और फाइनली 1979 में जाकर के असम मूवमेंट शुरू कर दिया। अब ये असम मूवमेंट ही आगे चल करके रिजल्ट होता है असम अकॉर्ड में, जिसको हम डिटेल में समझने के प्रयास करते हैं इस वीडियो से। अब ये असम अकॉर्ड शुरू कैसे हुआ? 1978 में इलेक्शंस थे। तो उस इलेक्शन में क्या हुआ कि एक सीट थी जिसका नाम था मंगला दोई।
अगर इफ़ आई एम करेक्ट, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, जो देख रहा होगा वो मुझे करेक्ट कर दे। मंगलादोई की सीट थी। इस मंगलादोई की सीट पर बाय इलेक्शंस होने थे, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक चुने गए थे वो विधायक की डेथ हो जाती है किसी मेडिकल रीजंस की वजह से, तो यहाँ पर बाय इलेक्शंस होने थे। अब इस बाय इलेक्शंस होने के लिए असम मूवमेंट तब तक शुरू हो चुका था, तो लोग जो है ना 1978 में ही मंगलादोई की सीट पर जो बाय इलेक्शंस होने थे उसी में लोगों ने अपना मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कहा कि यहाँ पर हम इलेक्शंस तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, तब तक हम यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने देंगे। सरकार आई, सरकार ने समझाया कि भाई होने दो इलेक्शन, चलने दो, बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। तो लोगों ने होने दिया, बाई इलेक्शन किसी तरीके से हो गए। तो मतलब पहली बार जो आग लगाई गई थी वो मंगलादोई की सीट के बाई इलेक्शन से ही शुरू हुई थी, ये सारी चीज़ें कि यहाँ पर हम नहीं घुसने देंगे किसी से और कुछ नहीं होने देंगे यहाँ पर। लेकिन उसके अलावा आप देखो कि ये प्रोटेस्ट जो है फुल फ्लेजेड अपने फॉर्म में जो आता है वो 1979 में आता है। 1979 में एक स्टूडेंट यूनियन था, यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था, जिसको आसू कहते हैं। तो ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट पर बैठ जाता है। और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन में कई सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो काफ़ी फेमस हुए बाद में चल करके। एक तो उसमें थे प्रफुल्ल कुमार महंत, जो बाद में चल करके ये सीएम भी बने थे इसके असम के, तो वो इसके लीडर थे। और भी कई सारे उनके साथ लीडर्स थे, जो बड़े बड़े स्टूडेंट लीडर्स थे, जो बाद में एक होम मिनिस्टर भी बनते हैं बहुत 29 साल की उम्र में। और ये सब बड़े बड़े लीडर्स थे। इन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। 1979 में ये लोग प्रोटेस्ट पर बैठ गए, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार को इन्होंने बोलने लगे। और इनकी डिमांड सिंपल थी कि आप, इनकी डिमांड थी ट्रिपल डी। ट्रिपल डी मतलब पहला डी यानी कि आप इनको डिटेन करिए, डिटेंशन, और डिटेन करने के बाद जो है आप इनको डिलीट करिए। डिलीट मतलब कि जो इनका नाम आ चुका है ना इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम आ चुका है, उस मतदाता सूची से इनका नाम डिलीट करिए। और डिलीट करने के बाद इनको डिपोर्ट करिए, यानी कि इनकी कंट्री वापस भेजिए। ये ट्रिपल डी डिमांड थी इनकी उस समय पर। और ये ट्रिपल डी जो डिमांड थी ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी, और वहाँ के जो जनसंख्या थी, जो लोग थे, वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। इसी दौरान आपको पता होगा 1979 में बड़ी घटना हुई थी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये 1978 में ये जो हुआ है, इसके पहले एक और पॉलिटिकल घटना हुई थी 1977 में। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो चली गई थी और इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, और यहाँ पर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बन गई थी। और जैसे ये गवर्नमेंट चेंज होती है, मोरारजी देसाई जब आते हैं, तो उनका जो स्टैंड था आसाम को लेकर के वो इंदिरा गांधी से डिफरेंट था। वो कुछ करना चाहते थे। और इसी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में जनता पार्टी थी। जनता पार्टी में एक समर्थन जनसंघ का भी था। जनसंघ जो है वो यहाँ पर इन लोगों को समर्थन दे रही थी, और जनसंघ जो है वो मानती थी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेशन हुआ है इन पीरियड के दौरान, और हमें कुछ ना कुछ असम के लिए करना पड़ेगा, वरना असम को बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज होगा जो हुआ है, उससे उनको बहुत नुकसान होगा। और इसमें पॉलिटिक्स भी थी। उनका मानना यह था कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस का वोटर है, और जनसंघ जो है वो हिंदू पॉलिटिक्स करती आई थी शुरू से ही। अटल बिहारी वाजपेयी ये लोग मतलब माने जाते थे हिंदू पॉलिटिक्स के लिए। तो जनसंघ का ऐसा मानना था कि हमें अगर हमारा अस्तित्व चाहिए आपको असम में, तो ये जो मुस्लिम इलीगल इमिग्रेशन हुआ है इनको हटाना होगा। तो इस वजह से 1978 में इन लोगों से बातचीत भी की गई। 1979 में ये ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट पर क्यों बैठ जाता है, क्योंकि 79 में आपको पता है कि जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो 2 साल चल पाती है, और 1979 आते आते मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। और मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद इंदिरा गांधी फिर से पीएम बन गई। अब इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस जो होंगे, मतलब इंदिरा गांधी के तो इलेक्शन के बाद पीएम बनी, उसके पहले चौधरी चरण सिंह को उन्होंने तोड़ लिया था। आपको पता है कि उन्होंने जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया चौधरी चरण सिंह ने, और वो इंटरिम पीएम बन गए। सरकार गिर गई उनकी। चौधरी चरण सिंह इधर इंदिरा गांधी जी के साथ मिल गए थे। तो इलेक्शंस होने थे, और इलेक्शंस टोटल जो है असम के अंदर वो 14 सीट्स पर होने थे। वहाँ के जो ये आंसू के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे, वो सब जो हैं वो कहे कि इस 14 सीट पर हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे, कोई नॉमिनेशन ही अपना नहीं फाइल करेगा यहाँ पर, और हम इलेक्शन को होने ही नहीं देंगे यहाँ पर। और ऐसा ही हुआ। 1979 में इलेक्शंस हुए, पूरे देश में हुए, लेकिन असम में सिर्फ 10 सीट ऐसी थी जो वेकेंट छोड़ दी गई, यानी कि वहाँ पर कोई, किसी ने अपना नॉमिनेशन ही नहीं भरा, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। इतना लोकल सपोर्ट था, इतना आंसू का वर्चस्व था कि कोई कैंडिडेट, दूसरी पार्टी का भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन नहीं भर पाया डर के मारे।
बाकी की जो सीट थी 4 सीट, उसमें से भी 2 पे बाद में इलेक्शन कैंसिल हो गए और 2 ही सीट ऐसी थी जहां पर इलेक्शन सही तरीके से हुए। उस समय के इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही थी कि आप असम में इलेक्शंस करवा ही नहीं पाएंगे इन स्थितियों में, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और लोग वहाँ की सरकार को एक्सेप्ट करने तैयार ही नहीं है। ये सारे इश्यूज वहाँ पर हुए। इंदिरा गांधी, लेकिन क्या मतलब है असम से उनको, वो इलेक्शन लड़ती हैं, देश में लड़ती हैं, पीएम बन जाती हैं, पीएम बनती हैं, वो आती हैं पावर में। ये सारा इशू चल रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी की जब सरकार गई थी 77 में, तो मोरारजी देसाई और उनके समर्थन वाली सरकार ने इंदिरा गांधी की जहाँ जहाँ पर सरकार थी स्टेट्स में, कांग्रेस की 7 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ की गवर्नमेंट गिरा दी थी, जो कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। इंदिरा गांधी जी ने वही किया, प्रेसिडेंट रूल लगा के 9 स्टेट की सरकार गिरा दी, जिसमें एक असम भी था। असम की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जहाँ पर जनता पार्टी की ही समर्थन की सरकार थी, उसकी सरकार गिरा दी उन्होंने। और लगभग 3 साल तक ये चीज़ ऐसे ही रही, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा रहा। मतलब कि 1983 तक ये प्रेसिडेंट रूल एज इट इज़ रहा असम के अंदर। उन्होंने कोई इलेक्शंस होने नहीं दिया और आसू ने भी कोई इलेक्शंस होने नहीं दिया। आसू भी वहाँ पर इसी चीज़ को कह रहा था कि हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे, वहाँ पर नहीं हुए इलेक्शंस। लेकिन 1983 में फाइनली इंदिरा गांधी जो है वो कहती है अब बस हो गया और अब इलेक्शंस जो है वो होंगे ही, करवाना ही पड़ेगा। और इंदिरा गांधी जी की जिद तो आपको पता ही है कि एक बार जिद ठान ली तो करवाना ही करवाना इलेक्शंस। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि अब तो इलेक्शंस होने ही हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रावधान ये थे कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो 3 साल से ज़्यादा कहीं लग नहीं सकता है। पंजाब को अगर आप छोड़ दो, उसको अमेंड किया गया कई बार, तो कहीं पर 3 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल आप लगा नहीं सकते हो। तो अब इलेक्शंस करवाना ही था। उन्होंने कहा हम करवाएंगे इलेक्शंस। तो लगभग विधानसभा की अगर सीट देखें तो लगभग 126 विधानसभा की सीट थी और यहाँ पर 12 सीट्स ये वेकेंट थी। तो टोटल इतना जगह पर इलेक्शंस होने थे असम के अंदर में। इंदिरा गांधी जी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई बार बात करने की कोशिश करी आसू के लोगों से और भी जो वहाँ पे जनता प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी, लेकिन इसका कोई मतलब निष्कर्ष निकल नहीं पाया। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इलेक्शंस तो होंगे। और वहाँ पर कहा कि कोई बात नहीं, हम आर्मी लगा के इलेक्शंस कराएंगे। और आर्मी की 14, पहली बार ऐसा हुआ भारत के इतिहास में कि सीआरपीएफ वगैरह का सपोर्ट तो लिया ही गया, लेकिन आर्मी की 14 बटालियंस असम में लगा दी गई। सिर्फ असम में आर्मी की 14 बटालियंस लगा दी गई और इलेक्शंस हुए। ज़्यादातर सीटों पर सारी पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया, मतलब सब सीटों पर बॉयकॉट कर दिए, कोई और पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं उतरा। और इसमें क्योंकि कैंडिडेट उतरा नहीं तो 109 विधानसभा की सीट जीत गई और लगभग सारी लोकसभा की सीट भी जीत गई इंदिरा गांधी जी। और यहाँ पर उनकी सरकार बन गई। 32% बस वोटिंग हुई थी 1983 में और 32% जो वोटर्स थे वो कांग्रेस के कोर वोटर्स थे, उन्होंने वोट किया, कांग्रेस को जीत गई। इसके बाद लोग जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि ये वो पीरियड था ना जब इंदिरा गांधी जी को स्टूडेंट यूनियन को बहुत सीरियसली लेना था। क्यों? क्योंकि जो पहली बार उनकी सरकार गई थी, आपको पता होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी देश में, वो गुजरात के एक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही शुरू हुआ था। ये आज की डेट के आप जितने बड़े बड़े नेता देखते हो, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नेता हैं जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान ये लोग का उदय हुआ था और उन्होंने रिक्वेस्ट करके जेपी नारायण को उतार दिया था प्रोटेस्ट में और फिर वो पूरा नेशनल प्रोटेस्ट बन गया इंदिरा गांधी। और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इसी दौरान ये स्टूडेंट आसू का प्रोटेस्ट 79 में हुआ, जब दोबारा उनकी सरकार आई तो आसू के प्रोटेस्ट को बहुत सीरियसली ले रही थी और बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडेडली उसको हटाने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए 83 के जो इलेक्शंस हुए उसमें आसू के मेन लीडर्स को उन्होंने उठा के जेल में भर दिया और कहा कि ये प्रोटेस्ट को पनपने नहीं देना है। इसी का कारण था कि 1983 में एक नेल्ली मैसेकर, एक जगह है वहाँ पर, नेल्ली एक गांव है वहाँ पर बेसिकली, और वहाँ नेल्ली मैसेकर, नेल्ली गांव एक नागांव जगह है, वहाँ पर है नेल्ली गांव, उसके अंतर्गत आता है। 12-13 गांव है वहाँ पर, एक गांव उसमें से नेल्ली है। और ये उन लोगों का गांव है जो बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स थे, यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहते थे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पुलिस ने फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। पूरे गांव को घेर लिया गया चारों तरफ से, असम के जो लोकल लोग थे उन्होंने घेर लिया और यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, मारकाट मच गई। लगभग कहा जाता है कि 2500 लोग इसमें मार दिए गए। कुछ लोग बताते हैं कि तो सरकार का डेटा है, ये डेटा बढ़ करके और ज़्यादा होगा, ये 10,000 के करीब होगा, कम से कम 10,000 लोगों को यहाँ पर मारा गया होगा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक तिवारी कमीशन बनाई थी इसी नेल्ली मैसेकर के ऊपर जांच करने के लिए, और इस तिवारी कमीशन ने 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट भी कर दी थी। लेकिन आज की डेट में ये रिपोर्ट जो है वो टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट क्यों है? इंदिरा गांधी जी की सरकार को ऐसा लगता था कि अगर ये रिपोर्ट बाहर आ गई
तो ये इशू जो है, ये नल्ली मैसेकर जैसे जो इश्यूज़ हैं, ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और इसको संभालना और मुश्किल हो जाएगा। जब ये सब कुछ हो गया, इलेक्शन भी हो गए, सरकार भी बन गई, अब सेंटर में भी कांग्रेस, स्टेट में भी कांग्रेस, और ये नल्ली मैसेकर भी हो गया, तिवारी कमीशन की रिपोर्ट भी, तिवारी कमीशन भी फॉर्म कर ही दिया है, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये इशू बड़ा है, वाकई में बड़ा है और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये लोग जो है ना, ये जो प्रोटेस्ट है ये और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा और ये कंप्लीट प्रोटेस्ट हो जाएगा, देश का प्रोटेस्ट ना हो जाए। एक बार मेरे साथ ऐसा हो ही चुका है। तब इन्होंने एक एक्ट लेकर के आए जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 कहते हैं। हालांकि ये एक्ट आगे चल करके आप देखोगे कि ये इसको इलीगल, मतलब इसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। एक केस था, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस एक्ट में एक चीज़ की गई थी, इस एक्ट में इंदिरा गांधी ने कई सारी चीज़ कर दी। अब ये इंदिरा गांधी जी की ना मंशा नहीं थी कुछ करने की, लाल बहादुर शास्त्री जी की मंशा थी, उन्होंने एनआरसी करवाया था, फॉरेनर्स एक्ट 1946 करवाया था, सब करवाया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी की उतनी मंशा नहीं थी। तो उन्होंने इस एक्ट के अंदर लिखवा दिया कि, मैंने बताया था ना कि कट ऑफ डेट जो है, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर दोबारा लिखवा दी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जो पकड़े जाएंगे उन्हीं को डिपोर्ट किया जाएगा। इसमें सेल्फ वाला कुछ सीन ही नहीं था कि मतलब कोई खुद जा कर के कहे अगर कि भाई मैं यहाँ से आया हूँ, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। जिसको पकड़ा जाएगा या जो पकड़ में आ रहा है या कोई कंप्लेन करेगा उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। जो पकड़ में आ रहा है, खुद सरकार जिसको पकड़ रही है, वो उसको वहाँ पर 25 मार्च अगर 1971 के बाद वो आया है भारत में या असम में, सिर्फ असम पे ही ये लागू हुआ था, इसीलिए फॉर असम है, तो इसी उनको जो है वो बाहर भेज दिया जाएगा। और ये सिर्फ असम के लिए लागू हुआ था, बंगाल के लिए नहीं हुआ था। इससे रिलेटेड उन्होंने एक और काम किया था, आपको मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ का वहाँ पर बताया था ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इलीगल इमिग्रेंट पर ऊपर होगा, जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 था। लेकिन इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने इसमें ये लिखवा दिया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यहाँ मैं BOF लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो स्टेट के ऊपर होगा। मतलब ये स्टेट को प्रूफ करना है भाई कि जो लोग आए हैं वो मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब भाई स्टेट कैसे प्रूफ करेगा, अब आप सोचिए। और भी बहुत टफ इसमें प्रोविजंस डाल दिए, जैसे कि जो व्यक्ति कंप्लेन करेगा वो 3 किलोमीटर पास में रहना चाहिए। मतलब 3 किलोमीटर पास में रहना चाहिए का मतलब क्या था, 3 किलोमीटर पास में रहने का मतलब ये साफ बात थी कि मान लो कोई है, मैं उस किसी का पड़ोसी हूँ और 3 किलोमीटर में हूँ, मैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस में, मैंने कंप्लेन कर दिया। अब उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन किया है उसको उठा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया। ये लोग गेटोस में रहते थे, अलग अलग जगह पर रहते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस एक्ट में। खैर इंदिरा गांधी इसको लेकर के आती हैं, लेकिन जो आंसू के स्टूडेंट यूनियन के जो लोग थे वो इससे बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, वो बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि बस ये उन्होंने कहा कि बस ये थाना पूर्ति कर दी गई है, इससे कोई मतलब नहीं है इस एक्ट का आने का, और हमारी जो डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं किया गया है। हम तो ट्रिपल D चाहते हैं, वो लाओ, वो तो नहीं लाया गया यहाँ पर। और ये 25 मार्च की जो ये कट ऑफ डेट है, यही पूरी गलत है। तो उसके बाद जो प्रोटेस्ट जो है वैसे ही चलता रहा और 1984 का समय आ गया। अब 1984 में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इंदिरा गांधी जी 2 जगह बुरी तरीके से फंस चुकी थी। कहाँ फंस चुकी थी, एक तो पंजाब में फंस चुकी थी। पंजाब में आपको पता है क्या हुआ था, पंजाब में सेपरेटिज्म जो है 1984 तक वो अपने चरम पर पहुंच गया था। और एक व्यक्ति का नाम उसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम आता है, जो कि पंजाब को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता था, जिसका नाम वो खालिस्तान बोलता था। ये इसने अपनी डिमांड दे दी थी यहाँ पर। और कहते हैं लोग कि फिर उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह हुआ और अकाल तख्त पे इसने कब्जा कर लिया था जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने, और तमाम बातें उससे होती हैं। तो पंजाब में सेपरेटिज्म अपनी चरम पर आ गया। और इसी दौरान 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। अभी जो असैसिनेशन उनका हुआ उसके बाद 2 इश्यूज थे जो अनरिजॉल्व रह गए। एक पंजाब का इशू अनरिजॉल्व था और एक असम का इशू अनरिजॉल्व था, क्योंकि यहाँ पर भी असम मूवमेंट इस टाइम पर चल रहा है। अब आप ये सारे पीरियड बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और सब नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है। और अब मेन मुद्दे पर हम पहुँचने ही वाले हैं, बस हो गया है। तो यहाँ पर पंजाब में जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया तो 1984 में ऐसी लहर आई, 413 सीटों से राजीव गांधी PM बने। इतनी सीट आज तक का रिकॉर्ड है, किसी के नहीं है। अभी इस बार नारा दिया गया था ना 400 पार का, नहीं हुआ। उस टाइम पे मतलब राजीव गांधी जी के बाद इतनी सीटें अगर किसी को आई हैं, इस लेवल की सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई हैं, नहीं तो और किसी की इतनी सीटें नहीं आई हैं। 413 सीट के साथ राजीव गांधी
बनते हैं पीएम, और उनके लिए दो इश्यूज, मेजर इश्यूज थे जो उनको रिजॉल्व करने थे। एक रिजॉल्व करना था पंजाब का इशू और एक रिजॉल्व करना था असम का इशू। तो एक उन्होंने साइन किया, पंजाब का जो इशू था वो उन्होंने साइन किया, जिसको राजीव लोंगोवाल समझौता या राजीव लोंगोवाल अग्रीमेंट भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको पंजाब अकॉर्ड भी कह देते हैं। उसके बाद पानी को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जितने बवाल थे वो सब रिजॉल्व करने के लिए, हालांकि हरियाणा में लोग इससे बहुत खुश नहीं हुए थे, उसके ऊपर कभी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एक तो उन्होंने पंजाब अकॉर्ड साइन किया, उसी के बाद ये 1985 में उन्होंने यहाँ पर असम अकॉर्ड साइन किया, असम के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अब ये असम अकॉर्ड पे हमें अभी डिटेल में चर्चा करनी है। तो ये असम अकॉर्ड 1985 में उन्होंने साइन कर दिया। अब इस असम अकॉर्ड से उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक ट्रिपटाइट अग्रीमेंट था, और ये ट्रिपटाइट अग्रीमेंट किसके किसके बीच में था? एक तो सेंटर के चीफ सेक्रेटरी, यानी मैं सेंटर लिख रहा हूँ, उसके साथ में स्टेट के सेक्रेटरी, और उसके साथ में यहाँ पर जो आसू स्टूडेंट यूनियन था, और उसके साथ में और भी जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सब मौजूद थे, और उन सब की मौजूदगी में एक ट्रिपटाइट अग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ कि भाई ये आपकी डिमांड्स थी और यहाँ पर हम इस समझौते पर आ रहे हैं। समझौता क्या था? एक कट ऑफ डेट रखी गई। कट ऑफ डेट क्या रखी गई? कट ऑफ डेट रखी गई 1/1/1966 की, मतलब कि 1 जनवरी 1966 कि इसके बाद जो लोग भारत में घुसे हैं, क्योंकि 65 में वॉर हुआ था, इसके बाद जो लोग भारत में घुसे हैं उनको वापस उनके देश में भेज दिया जाएगा। ये डेट क्यों रखी गई? देखो, इंदिरा गांधी जी अडिग किस डेट पर थी? 25 मार्च 1971 पे, और आसू के स्टूडेंट यूनियन के लोग क्या बोल रहे थे? 51 की डेट, क्योंकि 51 के बाद लगातार लोग आए हैं, उन सबको एक्सपोर्ट करो। समय बहुत लंबा हो गया था, इतने लोगों को, और ये कम लोग तो थे नहीं, 20-25 लाख 30 लाख लोग को कैसे पकड़े? पहले तो पकड़े, फिर बाहर फेंके, बहुत मुश्किल था। तो बीच का एक समझौता निकाला गया कि 1 जनवरी 1966 के बाद जो लोग आए हैं उनको हम एक्सपेल कर देंगे, ऐसा असम अकॉर्ड में था। लेकिन इसमें एक और चीज़ रखी गई, दूसरी प्रावधान इसमें यह था कि मान लो अगर कोई 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में आया है, उसका क्या होगा? कहा गया कि देखो, आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से? आपको प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक चेंज की वजह से या इनके वोटिंग राइट्स की वजह से। हम क्या करेंगे, जो लोग 1966 और 1971 के बीच में आए हैं, इन दोनों डेट्स के बीच में आए, डेट को नोट कर लीजिएगा, इसके बीच में जो लोग आए हैं उनको क्या करना होगा? उनकी नागरिकता तुरंत चली जाएगी, उनका सिटीजनशिप चला जाएगा तुरंत अगर है तो। और दूसरी चीज़ ये होगी कि उनको वोटर लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, 10 साल के लिए उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा भारत में। और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि मतलब बस उनको वोटर लिस्ट से निकाला जाएगा। एक ग्रीन कार्ड जैसा समझौता था ये, कि मतलब जैसे होता है ना यूएस में ग्रीन कार्ड है, मतलब आप सिटीजन नहीं हो लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, वहाँ की सारी स्कीम्स का मजा ले सकते हो। तो वैसा ही कुछ समझौता इन लोग के लिए था कि सारी नेशनल स्कीम्स वगैरह का मज़ा ले लेंगे, लेकिन वोटर लिस्ट से एक तो 10 साल के लिए बाहर हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिस दिन से रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन से 10 साल बाद फिर से इनको वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये असम अकॉर्ड में लिख दिया गया था। इससे बहुत ज़्यादा खुश, इससे पक्षों में ना डिफरेंशिएशन था। एक पक्ष खुश था, जिसकी कहते हैं लोग की इंटरनल सेटिंग हो गई थी कांग्रेस से। एक पक्ष जो है वो तब भी नाराज़ था। खैर, असम अकॉर्ड हुआ, जो ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था ये सब बंद हुआ, और फाइनली लोग जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट बंद करके अनशन पर से उठ गए, और अनशन पर से जब उठे तो इलेक्शंस करवाए गए फाइनली, जो इलेक्शंस पेंडिंग थे इतने लंबे समय से, और सरकार को मानते ही नहीं थे वो लोग, जो 1983 की सरकार थी, तो उस सरकार को गिरा दिया गया। इलेक्शंस हुए 85 में और असम में जो ये आसू था, इस आसू ने अपना एक पार्टी बनाई गण परिषद करके। ये गण परिषद पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के साथ वापस आई, और प्रफुल्ल कुमार महंत जो उस समय के बड़े नेता थे वो यहाँ के सीएम बन गए। बहुत कम उम्र में 33-34 साल में सीएम बन गए, और जो इनके होम मिनिस्टर थे वो तो 29 साल के ही थे। इन लोगों ने सरकार बना ली उस समय पर, और सरकार बनाने के बाद जो है सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई 1985 के अंदर में। जो लोग नाराज़ थे वो तब भी नाराज़ तो थे ही, उनको तो खुश करना ही था। तो 1985 में क्या किया गया, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, और ये भी राजीव गांधी जी ने किया था इस असम अकॉर्ड के बाद। इस असम अकॉर्ड को, जो अकॉर्ड साइन हुआ है, उसको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए भी तो एक्ट चाहिए आपको, आपको बदलाव भी तो करना पड़ेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कानून के अंतर्गत।
तो उन्होंने उस समय पर क्या किया कि 1985 से एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। इसके बाद बहुत बवाल भी हुआ इस चीज़ को लेकर के, और उन्होंने आर्टिकल 6A इंसर्ट किया हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और ये जो आर्टिकल 6 मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि आर्टिकल 6 किस चीज़ से डील करता था, ये नेचुरलाइजेशन से डील करता था कि अगर कोई मान लो किसी के माता पिता भी भारत के नहीं हैं, वो भारतीय मूल का व्यक्ति भी नहीं है, वो हमेशा से भारत के बाहर का है, तब भी वो चाहता है कि भारत में उसको सिटीजनशिप मिल जाए, तो बाय नेचुरलाइजेशन जो कि आर्टिकल सेक्शन 6 के अंदर था, उस सेक्शन 6 से वो ले सकता है सिटीजनशिप। उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और तमाम ये सब जो नियम कानून थे। तो उसी में सेक्शन 6A उन्होंने इंसर्ट करवाया। और जो असम अकॉर्ड का क्लॉज 5 था, क्लॉज 5 क्या था, यही सब जो मैंने आपको बताया है ना पिछले, यही था क्लॉज 5। ये कट ऑफ डेट, ये वाली डेट के बीच के लोग, रजिस्ट्रेशन, 10 ईयर्स आउट ऑफ वोटर लिस्ट, यही सब क्लॉज 5 था इस असम अकॉर्ड का। तो इसी क्लॉज 5 को वहाँ पर मेंशन करवा दिया 6A के अंदर में एज इट इज़। यही सेक्शन 6A आज की डेट में विवाद का एक जड़ बना। खैर ये सब करा दिया, 85 में ये चेंज हुआ, लोग खुश हुए, इलेक्शन हो गया, असम का इशू तब रिजॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद भी लीगल इमिग्रेशन असम में होता रहा, अगल बगल के प्रदेशों में भी होता रहा, कोई तो रुका नहीं, चलती रही सारी चीज़ें। बॉर्डर को हमने सिक्योर ही नहीं किया तो इमिग्रेशन तो होगा ही। और उसके बाद हमने एक और बड़ा चेंज किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये लोग आते थे और कई लोगों का ऐसा था कि ये लोग जब देश में आ जाते थे, मान लो एक हस्बैंड और एक वाइफ देश में आ रहे हैं हमारे, अब उनका कोई बच्चा हो जाता है। अब वो क्योंकि हमारी जो कल मैंने आपको बताया था कि हमारी बाय बर्थ की पॉलिसी थी, जिसको हम जस्ट सोलाई कहते हैं, इंडिया जस्ट सोलाई फॉलो करता है। मतलब कि अगर कोई इंडिया के सॉइल पर पैदा हो जा रहा है तो बाय बर्थ, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के सॉइल पर पैदा हो गया, इंडिया के लैंड पर पैदा हो गया है, तो वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ये आर्टिकल मैंने कल आपको पढ़ा ही दिया था। तो इस पॉलिसी को चेंज करके हमने एक पॉलिसी दूसरी ले आए जिसको हम जस्ट सैंग्विनिस कहते हैं। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब बाय डिसेंट। और इससे हमने क्या किया कि मदर या फादर में से कोई एक तो इंडिया का होना ही चाहिए, तभी आपके बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी। और ये हमने कैसे किया, ये हमने 1986 से किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। तो एक नहीं, 2 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस समय पर राजीव गांधी की सरकार लेकर के आई। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 लेकर के आई, और उसके बाद 86 लेकर के आई। सॉरी 86 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये चेंज किया, जस्ट सोलाई को चेंज करके हमने जस्ट सैंग्विनिस किया, यानी कि माता और पिता दोनों में से कोई एक जो है वो तो इंडिया का होना ही चाहिए, तभी जा करके आपके बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी, अदरवाइज आपका बच्चा सिटीजन नहीं माना जाएगा। ये हमने 2 बड़े चेंजेस किए असम अकॉर्ड के बाद। और उसके बाद संभवतः चीज़ें बहुत हद तक ठीक हुई, लेकिन क्योंकि बॉर्डर सिक्योर नहीं थे तब भी प्रॉब्लम्स चलती रहीं। अब आज की डेट में आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेकर के आया गया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से क्या किया गया, उन्होंने एक आर्टिकल यहाँ पर डाला जिसको 6B कहते हैं। इसी सेक्शन डाला 6B कहते हैं जिसको। इस सेक्शन 6B से उन्होंने क्या किया कि सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे देश से जो आए हैं और वो डेट दी हुई है, उन माइनॉरिटीज़ को हम सिटीजनशिप दे सकते हैं अपने देश में, इसका प्रावधान दे दिया। अब इसको जब आप असम अकॉर्ड वाले 85 वाले या सेक्शन 6A के साथ मिला करके पढ़ो, तो सेक्शन 6A को कोर्ट में चैलेंज किया, और इसके तहत 6A मान लो अगर उसको हटा दिया जाता तो फिर हम कट ऑफ डेट मेंशन करते हैं 1951 वाली, कि 1951 के बाद वालों को सबको एक्सपोर्ट करो, निकालो यहाँ से, देश से हमारे बाहर। लेकिन इन लोग को, जो हिंदूज या जो माइनॉरिटी, जो सिख और जो ये लोग आए हैं, इनको आप सिटीजनशिप इसके तहत दे सकते हो, बाकी लोग को हटा दो। मतलब कि उसमें मुस्लिम्स को टारगेट करके कर दिया गया। तो इसी के बाद क्या हुआ कि 6A को चैलेंज किया गया, 6A कोर्ट में चैलेंज हुआ, और बहुत सारे उसके ग्राउंड से चैलेंज होने के। आई होप आप 6A अभी तक समझ चुके होंगे। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा दही हो चुका है तो बस हम लास्ट स्लाइड पर पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी डिस्कशन हमारी खत्म है। बस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन समझना है 6A से रिलेटेड क्या था और क्यों दिया गया था ये डिसीजन। 6A आपने देखा कि किन परिस्थितियों में आया, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कट ऑफ डेट वगैरह सब आपको मैंने बता ही दिया। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किसने किया, यही असम अकॉर्ड से जो लोग खुश नहीं थे, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई ये कैसी कट ऑफ डेट है और ये क्या कर रहे हैं, मतलब 6A तो गलत है। उन्होंने कहा कि पहली चीज़ कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो 6A जैसा कुछ कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। आप आर्टिकल 11 पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 11 में जो हमने साफ लिखा है कि शेड्यूल 7 एंट्री जो है यूनियन लिस्ट की एंट्री में आपको सिटीजनशिप एक सब्जेक्ट मिलेगा,
और उसी के तहत आर्टिकल 11 के तहत बिल्कुल जो पार्लियामेंट है वो 6A जैसे आर्टिकल्स को इंसर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शंस को इंसर्ट कर सकता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। दूसरा इसमें सवाल पूछा गया कि एक केस हुआ था जिसको केस का नाम है सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस हुआ था 2005 का, ये जरूर से नोट कर लो, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। इस केस में जो इंदिरा गांधी एक्ट लेकर के आई थी ना, जिसको हम IMTD एक्ट कह रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने खूब मुश्किल प्रोविजंस डाल दिए थे ताकि निकाला ही ना जा सके, किसी भी बाहर बांग्लादेशी को बाहर किया ही ना जा सके, उस एक्ट को कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया था। और कोर्ट ने कहा कि ये सारे फर्जी प्रोविजंस डाल दिए हैं, इतने प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं है, जिसको निकालना उसको सरकार निकाल सकती है, अपने ऑर्डर के तहत निकाल सकती है, उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, अपने ऑर्डर के तहत छीनी जा सकती है। और उसमें कोर्ट का एक स्टेटमेंट था उसमें कि उन्होंने जो ये जो आर्टिकल 6A है उसको माना था कि इस आर्टिकल के तहत एक्सटर्नल अग्रेशन को फैसिलिटेट किया जा रहा है। मतलब जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो आराम से यहाँ पर बस जाएंगे और ये एक एक्सटर्नल एग्रेशन है हमारे देश के लिए, मतलब कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जो डिसेंट ओपिनियन आया है ना इस पूरी जजमेंट में, वहाँ पर भी जज ने इसी को अपना बेस बनाया 2005 की जजमेंट को। हालांकि जो 4:1 के रेशियो से जजमेंट आई और 4:1 की रेशियो से कोर्ट ने ये माना है कि 6A वैलिड है और 6A बिल्कुल सही है और कोई एक्सटर्नल अग्रेशन वगैरह 6A नहीं करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल वैलिड है और इसमें कोई इनइक्वालिटी वगैलिटी का कोई क्लॉज नहीं है। एक और इसमें तथ्य ये था कि जो असम के मूल निवासी थे, जो असम के लोग थे, उन्होंने आर्टिकल 29 के बेसिस पर भी इसको चैलेंज किया था। आर्टिकल 29 के बेसिस पर उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो कल्चर है वो इससे वायलेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डेमोग्राफी पूरा चेंज हो जा रही है। तो इसमें कोर्ट ने कहा तो ऐसे तो इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत जगह पर 2 तरीके के लोग, 2 मूल के लोग, 2 रिलीजन के लोग रहते हैं, तो ऐसे तो हर आदमी जो है कोर्ट पहुंच जाएगा और ये गलत प्रेसिडेंट एक हो जाएगा। तो इस बेसिस पर हम इसको खारिज करते हैं और 6A जो है वो स्टैंड्स वैलिड एंड इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो जो कट ऑफ डेट 6A में दी हुई है, आप समझो कि इसके पहले जो लोग भी आए होंगे, यानी कि बड़ी मात्रा में लोग आए हैं इसके पहले, ये कट ऑफ डेट मतलब कि 1/1/1966 जिसकी मात्रा बताई जाती है कम से कम आज की डेट में उस समय का 40-45 लाख, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो उस टाइम से आज तक तो ये 2 करोड़ के करीब है, 2 से 3 करोड़। आज की डेट में 2 से 3 करोड़ लोग हैं और ये इसके बीच के भी तो लोग हैं जो वो भी करीब 10 लाख मान लो आप। इसके बीच के लोग जो हैं उनको भी 10 साल बाद वोटर लिस्ट में एंट्री मिली गई है। आज की डेट में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास और हमारे देश में डॉक्यूमेंट बनवाना कितना मुश्किल है, तो वो लोग को भी सिटीजनशिप हमने दे ही दी है। तो मतलब कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि असम का डेमोग्राफिक चेंज एक तरीके से पूरा हो चुका है, वेस्ट बंगाल में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब इसको कोर्ट भी एड्रेस करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। अगर 6A को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता तो शायद ये वाली गवर्नमेंट एक स्टेप ले सकती थी, एक एक्ट ला करके, जहाँ पर वो एक और आर्टिकल इंसर्ट कर सकते थे और ये कट ऑफ डेट को चेंज कर देते, कट ऑफ डेट को 1951 कर देते। ऐसा असम के जो CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी यही चाहते थे कि ये कट ऑफ डेट चेंज हो जाए। अगर तो एक तो पॉलिटिकली भी फ़ायदा होगा और दूसरी चीज़ असम के जो मूल निवासी हैं उनका बहुत फ़ायदा होगा, और क्योंकि मूल निवासियों का फ़ायदा होगा तो फिर ये चीज़ जो है इलेक्शंस में भी दिखाई देगी। इन सारी चीज़ों को देख करके इन लोगों ने कोर्ट में गए थे, लोग गुहार लगाई थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने अलग ही जजमेंट दे दी। इसमें 4:1 का रेशियो है और जो एक जज जो डिसेंट ओपिनियन जिन्होंने बेचारों ने दिया है, उनका डिसेंट ओपिनियन इसी चीज़ के खिलाफ है, ये एक्सटर्नल अग्रेशन के ऊपर है कि भाई ये 6A जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है एक्सटर्नल अग्रेशन को। और सर्बानंद सोनोवाल के केस पर उन्होंने डिपेंड किया है और उसी कोर्ट की ही जो जजमेंट है उसको वहाँ पर कोर्ट भी किया है कि ये जजमेंट दी गई थी। और IMTD एक्ट को जो है वो इलीगल भी घोषित किया गया था इसी वजह से, क्योंकि ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करता है। तो ये पूरा मामला था असम का, 6A का, कोर्ट के जजमेंट का और सारे इशू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।